नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राम मंदिर के चढ़ावे में लूट करने वालों के बारे में कुछ चौंकाने वाली डिटेल्स बताऊंगा। किसने कितनी चोरी की, कितने नोट चुराए, कितने डॉलर दान पात्र से उड़ाए, कितना सोना चांदी गायब किया, किसके पास से चोरी का कितना माल बरामद हुआ, एक एक जानकारी, एक एक डिटेल मेरे पास है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने चढ़ावे में चोरी का माल कहां छुपाया था, पुलिस को उसके यहां से कितना पैसा मिला। चंपत राय ने जब 6 जून को अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घर पर रेड करवाई थी, तो किसके घर से कितना पैसा, कितना सोना, कितने जेवरात बरामद हुए थे, इसकी भी एक एक जानकारी मेरे पास है और ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आज मेरे पास इसकी भी एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इस मामले में चंपत राय ने पुलिस को पूछताछ में क्या क्या बताया। चढ़ावे की लूट के मामले में चंपत राय को किसने सबसे बड़ा धोखा दिया, जो सवाल अनिल मिश्रा से पूछे गए थे उनके उसने पुलिस को क्या जवाब दिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। जब जांच के दौरान टिन्नू यादव का चंपत राय से आमना सामना हुआ तो उस वक्त चंपत राय ने कैसे रिएक्ट किया, इसकी डिटेल सनसनीखेज भी है और इंटरेस्टिंग भी। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि रामलला के मंदिर में महापाप करने वालों से क्या क्या बरामद हुआ। पुलिस ने यह तो पहले बता दिया था कि चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 79,85,000 रुपए बरामद हुए हैं। लेकिन किसने कितने नोट चुराए, किसके घर से कितना माल बरामद हुआ, आज इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। चढ़ावे में चोरी के केस में अब तक जो 8 आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनमें से 7 के घर तो चंपत राय 6 जून को ही पहुंच गए थे। उस वक्त लूट की रकम बरामद कर ली गई थी। लेकिन टिन्नू यादव उस वक्त तो ईमानदार बना हुआ था, उस पर किसी को शक भी नहीं था, इसलिए उसे चढ़ावे में चुराए गए माल को ठिकाने लगाने का मौका मिल गया। इसलिए जब पुलिस ने टिन्नू यादव को पकड़ा तो उसके हॉस्टल से सिर्फ 1 लाख रुपए बरामद हुए। जो 8 लोग पकड़े गए हैं उनमें टिन्नू यादव सबसे अमीर है। उसके अयोध्या में 3 आलीशान मकान हैं, एक बड़ा हॉस्टल है, 6 होटल्स हैं और एक रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप है। पुलिस को शक है कि चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी टिन्नू यादव ने ही की थी और जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने चोरी की बात तो कबूल कर ली। रकम बरामद करने के लिए अयोध्या के सर्किल ऑफिसर आशुतोष मिश्रा खुद टिन्नू यादव के साथ गए। वो पुलिस की टीम को अपने हॉस्टल में ले गया। हॉस्टल का एक रूम लॉक था। इसके भीतर एक बक्से में राम मंदिर से चुराए गए पैसे रखे हुए थे। बक्से में 500 के 180 नोट निकले और 100 के नोटों की एक एक गड्डी निकली। यानी चढ़ावा चोरों में सबसे कम रकम टिन्नू यादव के पास से ही बरामद हुई। मुझे ऐसा लगता है कि टिन्नू यादव को खबर मिल गई थी, उसे अपना कैश छुपाने का मौका मिल गया। आगे की जांच में उसका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सारी काली कमाई बाहर जरूर आएगी। चढ़ावे में चोरी की सबसे बड़ी रिकवरी अविनाश शुक्ला के पास से हुई है। अविनाश शुक्ला ने तो नोटों का अंबार लगा रखा था। उसके पास 500 के 3,609 नोट, 200 रुपए के 579 नोट, 100 रुपए के 1,182 नोट, 50 रुपए के 5 नोट, 20 रुपए के 21 नोट और 10 रुपए के भी 5 नोट मिले हैं। कुल मिलाकर 20,39,220 रुपए बरामद हुए। हैरानी की बात है कि अविनाश शुक्ला इकलौता आरोपी है जिसके पास से दान में आए 1,121 डॉलर भी मिले। इनमें $100 के 8 नोट, $50 के 2 नोट, $20 के 9, $10 के 3 और $5 के 2 नोट शामिल हैं। रुपए में इन डॉलर्स की वैल्यू करीब 1,07,000 रुपए होती है। अविनाश शुक्ला के पास से सोने की एक चेन,
एक अंगूठी और चांदी का एक सिक्का भी बरामद हुआ। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अविनाश शुक्ला प्रतापगढ़ का रहने वाला है। यह शख्स 3 महीने पहले तक राम मंदिर के पास ठेला लगाकर पानी बेचता था। इसका भाई योग संस्थान में योग सीख रहा था। उसने इसे अपने साथ रखा। वहां से यह मंदिर के लोगों के संपर्क में आया और फिर संस्थान के प्रभारी ने ट्रस्ट के लोगों से कहकर इसे चढ़ावे की काउंटिंग के काम में लगवा दिया। और इसके बाद तो अविनाश शुक्ला ने क्या पाप किया, कितना पैसा चुराया, ये तो आपने सुन ही लिया है। बरामद की गई रकम के हिसाब से चढ़ावा चोरी के मामले में दूसरे नंबर पर करुणेश पांडे का नाम है। करुणेश पांडे के पास से ट्रस्ट के लोगों ने पहले ही 18,07,063 रुपए बरामद किए थे, जिसको 26 जून की सुबह पुलिस के हवाले किया गया। करुणेश के पास से 500 के 3,600 नोट, 200 के 33 नोट मिले, 20 रुपए और 5 रुपए के भी कुछ नोट बरामद हुए। करुणेश पांडे तो सिक्कों की चोरी भी करता था। उसके घर से 10, 20 और 5 रुपए के अलावा 1 और 2 रुपए के सिक्कों के थैले भी बरामद हुए थे। चढ़ावे की लूट के मामले में एक एक डिटेल जो सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। करीब 2 साल पहले अनुकल्प मिश्रा को अनिल मिश्रा की सिफारिश पर चढ़ावे की काउंटिंग के काम में लगाया गया था और काउंटिंग सेंटर में पहुंचते ही अनुकल्प मिश्रा ने हाथ की सफाई दिखाना शुरू कर दिया। उसके घर से मंदिर से चोरी किए गए 16,82,040 रुपए बरामद हुए। इनमें सबसे ज्यादा 500 रुपए के 2,853 नोट हैं। अनुकल्प मिश्रा के घर से बरामद हुए पैसों में 200 के 423 नोट, 100 रुपए के 707 नोट, 50 रुपए के 2,000 से ज्यादा नोट शामिल हैं। अनुकल्प मिश्रा ने खुद चढ़ावे में चोरी का पाप किया। इसके बाद उसने इस काम में अपने ब्रदर इन लॉ लवकुश मिश्रा को भी शामिल कर लिया। लवकुश, आप जानकर हैरान होंगे, डिलीवरी बॉय का काम करता था। अनुकल्प ने उसे अनिल मिश्रा से मिलवाया। उसके बाद लवकुश भी चढ़ावे की काउंटिंग में शामिल हो गया और दोनों मिलकर चोरी करने लगे। लवकुश मिश्रा के घर से ट्रस्ट के मेंबर्स ने 14,25,000 रुपए रिकवर किए थे। उसने सिर्फ 500 के नोट चुराए थे। लवकुश मिश्रा के घर से 500 के नोटों की 29 गड्डियां मिली। जांच में पता लगा कि लवकुश मिश्रा को नौकरी तो अनिल मिश्रा की सिफारिश पर मिली थी, लेकिन वो सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के पेरोल पर था और स्टेट बैंक ने उसे कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था। इसकी कुछ और डिटेल्स मेरे पास में मैं आपको बताऊंगा। पुलिस को शक है कि अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा ने चढ़ावे में चोरी का काफी पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। लूट के पैसे से जमीनें खरीदी हैं। इसलिए आज पुलिस अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के गांव पहुंची। अनुकल्प का गांव बसावा अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील में है। यहां उसने एक फार्म हाउस को बनाया। बसावा के पास लवकुश मिश्रा का भी गांव है। यहां पुलिस की एक टीम ने रेड की। दोनों के परिवार वालों से पूछताछ की गई, घर की तलाशी ली गई। क्या क्या बरामद हुआ इसकी डिटेल अभी सामने नहीं आई है, मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा। चंपत राय ने चढ़ावा गिनने वाले रमाशंकर मिश्रा को भी सीसीटीवी कैमरे से चोरी करते हुए पकड़ा था। अब रमाशंकर जेल में है। आज पुलिस ने कोर्ट को बताया कि रमाशंकर मिश्रा के कब्जे से 7,32,170 रुपए बरामद हुए थे। इनमें 500 के 1,386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 रुपए के 56 नोट, 50 रुपए के 14 नोट, 20 रुपए के 12 नोट मिले थे। रमाशंकर के घर से 10-10 रुपए के नोटों की 10 गड्डियां भी मिली हैं। उसके कब्जे से चढ़ावे में आया एक चांदी का सिक्का और एक बिछुआ भी बरामद हुआ है। चढ़ावे की चोरी में टिन्नू यादव भतीजा मनीष यादव भी पुलिस की गिरफ्त में है। मनीष यादव भी सीसीटीवी में चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने भतीजे को टिन्नू यादव ने चंपत राय की सिफारिश पर चढ़ावे की गिनती के काम में लगवाया था। चोरी पकड़ी जाने के बाद चंपत राय ने मनीष यादव के घर पर रेड की थी। उसके घर से चोरी के 2 लाख रुपए बरामद हुए। इनमें 500 रुपए के 278 नोट,
200 रुपए के 105 नोट और 100 रुपए के 400 नोट थे। ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है, हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने जुटाई थी। और अभय इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ हैं। अभय, जो आपको पता चला है अब तक, क्या बता सकते हैं कि ये चढ़ावे की चोरी में जो लोग इस मंदिर में काउंटिंग करते थे, वो पहले क्या करते थे? क्या वो पहले भी पैसे वाले थे या पहले उनका कुछ काम था? देखिए, बिल्कुल रजत जी, जितने भी आरोपियों से रिकवरी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है अविनाश शुक्ला से, जहां पर आज सुबह पुलिस की टीम भी पहुंची थी और जिस योग केंद्र के अंदर ये रहा था, वहां से एक बक्से के अंदर से 5 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी जब चंपत राय ने अपने लोगों के साथ अविनाश शुक्ला के यहां रेड करवाई थी। अविनाश शुक्ला का बैकग्राउंड जानकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अविनाश शुक्ला कुछ महीनों पहले, जिसके पास से लगभग 20 लाख रुपए की इंडियन करेंसी और कई सारे अमेरिकी यूएस डॉलर बरामद हुए हैं, ये मंदिर के पास जो रामपत का इलाका है, यहां पर पानी की बोतलें बेचने का काम करता था। महज कुछ महीनों में ही जैसे ही इसकी ट्रस्ट में आउटसोर्स कैशियर की नौकरी लगी, ये पिछले कई महीनों से वहां से लगातार कैश चुराता रहा और सबसे बड़ी रिकवरी इसके यहां से हुई। रजत जी, इसके अलावा जो अनुकल्प है, अनुकल्प के आज पैतृक गांव में हम पहुंचे, वहां पर पुलिस की टीम ने रेड्स की। वहां पर पता लगा कि अनुकल्प जो है 19-20 साल का शख्स है। उसके परिवार के लोगों ने दावा किया कि वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जो हमें जानकारी मिली कि अनुकल्प ने हाल में ही कौशलपुरी, बहुत पॉश इलाका पड़ता है अयोध्या में, वहां पर एक 60 स्क्वायर फीट का नया घर खरीदा और ट्रस्ट में शामिल होने के बाद पिछले साल जुलाई में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। हम उसके गांव में पहुंचे। गांव में उसने एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया, एक कथावाचक को बुलाया, वहां पर चंपत राय पहुंचे हुए थे, बहुत बड़ा भंडारा किया, महिलाओं को महंगी महंगी साड़ी गिफ्ट की, अपनी इमेज नेता जैसी बनाने की कोशिश की और अपना जो इनका पुराना पैतृक घर था उसे बहुत आलीशान तरीके से उस पर रंगाई पुताई, पूरा रेनोवेट उस घर को करवाया और इसके पास से भी काफी मोटी रकम बरामद हुई है। इसी तरीके से जो लवकुश है, लवकुश ने अपनी पत्नी के नाम एक जमीन खरीदी। लवकुश अनुकल्प का जीजा है। जमीन खरीदी 25 लाख रुपए की और लगभग 60 से 70 लाख रुपए लगाकर 3 मंजिला मकान वो तैयार कर रहा था, जिसके यहां से भी बड़ी रिकवरी हुई है। लगभग 18 लाख के आसपास कैश मिला है, लेकिन कैश के अलावा इतना वो इन्वेस्ट कर चुका है। तो पुलिस की कोशिश ये है कि जो रिकवरी अब तक ट्रस्ट के लोगों ने करवा के पुलिस को दी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि इन सभी लोगों ने प्रॉपर्टी में न केवल अयोध्या बल्कि दूसरी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट किया है, अपने रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी ली है। टिन्नू यादव के यहां से मात्र 1 लाख रुपए बरामद होना पुलिस के अधिकारियों को भी हजम नहीं हो रहा। ट्रस्ट के कई ऐसे लोग जो इनके खिलाफ थे, उनको हजम नहीं हो रहा, क्योंकि टिन्नू यादव के कई सारे होटल हैं, बहुत सारे वो ऑटोज चलाता है, कई सारे उसके मकान हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस इनसे जेल में पूछताछ कर रही है, ताकि जो रिकवरी हुई है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कोर्ट। अब एक सवाल मेरे मन में, ये जो पैसा रिकवर हुआ है और ये जो आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में लोगों ने इन्वेस्ट किया है, क्या ये बात कंफर्म्ड है कि सारा का सारा पैसा राम मंदिर में जो भक्तों ने दान दिया उसमें से चोरी किया गया? रजत जी, जो अयोध्या पुलिस के सूत्रों से हमारी बात हुई, लगातार हम उनके संपर्क में हैं, जितने भी आरोपी हैं, ये 8 के 8 आरोपी, इन्होंने पुलिस के सामने जो इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है उसमें इस बात को एक्सेप्ट किया है। जब इनसे पूछताछ की गई, इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है, क्योंकि जो रिकवरी हुई है वो गड्डियों में बनाकर नहीं, बल्कि जो चोरी का सामान जिस तरीके से होता है, 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, एक सोने की चैन, धातु, सिल्वर की कोई सामान, आभूषण, वो इसी तरीके से बरामद हुआ है कि कहीं से उठाकर महीनों से इकट्ठा किया जा रहा था। और इन लोगों ने इस बात को माना है कि इन्होंने चोरी की और चंपत राय के सामने भी इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, उसी के बाद ये रिकवरी हुई। अभय पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के, जो आपने जानकारी दी है ये वाकई में चौंकाने वाली है, लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन पापियों ने करोड़ों राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाई।
इनके हाथ जो लगा सब चुरा लिया। 10-10 के नोट, 5-5 रुपए के सिक्के भी नहीं छोड़े। जो ठेला लगाते थे, डिलीवरी बॉय का काम करते थे, जो ऑटो चलाता था, वो करोड़पति बन गए। अब पुलिस पाई पाई का हिसाब करेगी। असल में जिस 80 लाख रुपए की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है, ये रकम तो चंपत राय ने 6 जून को ही रिकवर कर ली थी। मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था। बाद में पुलिस ने धनराशि को रिकॉर्ड पर लिया। इससे पहले यह पैसा चंपत राय के पास ताले में बंद करके रखा गया था। इसके बाद एसआईटी ने भी अपनी जांच में करीब 20 लाख रुपए जब्त किए हैं। कुछ लोगों ने चोरी के पैसे किसी और के नाम से बैंक में जमा करा दिए थे। कुछ लोगों ने लूट के माल से प्रॉपर्टी खरीद ली थी। ये सारा सच एक एक करके सामने आ रहा है। जब से राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, चंपत राय ने पब्लिक के सामने कोई सफाई नहीं दी, पर एसआईटी और पुलिस से चंपत राय ने खुलकर बात की। ये मुझे जानकार लोगों ने बताया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। एक बात पूछी तो उन्होंने 2 बताई। चंपत राय ने कहा कि उन्होंने टिन्नू यादव पर भरोसा किया, लेकिन टिन्नू ने उन्हें धोखा दिया। पूछताछ के दौरान चंपत राय बहुत दुखी और आहत नजर आए। वो हर वक्त किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन टिन्नू यादव से कुछ भी निकलवाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। एसआईटी ने सीसीटीवी में टिन्नू यादव के हाथ में दिखाई दे रहे एक जड़ाऊ हार के बारे में उससे पूछा। पहले तो टिन्नू ने कहा उसे याद नहीं है, लेकिन जब थोड़ी सख्ती की गई तो उसने बताया कि वो हार उसने चंपत राय को दिया था। चंपत राय इस हार के बारे में जानकारी देने के लिए आधी रात को भी एसआईटी के ऑफिस में आने को तैयार थे। बाद में चंपत राय ने बताया कि यह हार उनके पास है, रिकॉर्ड पर है, सुरक्षित है। जब टिन्नू यादव से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो चंपत राय के पास जाकर रोया, लेकिन चंपत राय ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। चंपत राय को तो यह भी शक है कि टिन्नू यादव ने ही दान पात्र में चोरी की खबर समाजवादी पार्टी के एमएलए पवन पांडे को लीक की थी। उसने ही पवन पांडे से कहलवाया था कि 7-8 करोड़ की चोरी हुई है। पुलिस के मुताबिक जो 8 लोग जेल में हैं, उनमें से 6 के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। उन्हें हर हालत में सजा मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी के बारे में जांच चल रही है। ये 6 लोग वो हैं जो वाराणसी बेस्ड सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के एम्प्लॉय दिखाए गए हैं। इन लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकल ब्रांच ने सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के पास भेजा था और उन्हें अपने पेरोल पर हायर करने को कहा था। ऐसे कुल 19 नाम थे जो कागज पर सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से नोटों की काउंटिंग के लिए बैंक को प्रोवाइड कराए गए थे, लेकिन ये सब कागजों पे था। असल में तो ये सारे लोग अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के रिश्तेदार या करीबी थे। सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज तो एक कवर था। चंपत राय से जांच एजेंसी ने कई बार बात की। चंपत राय का कहना है कि दान की चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि उन्हें तो जब पता चला उन्होंने चोरी करने वालों से पैसा रिकवर किया, उन्हें डांटा, उन्हें पकड़वाया। लेकिन चंपत राय ने यह माना कि पुलिस में शिकायत दर्ज न करवाना उनकी गलती थी, उन्हें एफआईआर करवानी चाहिए थी। सीसीटीवी फुटेज में काउंटिंग करने वालों को अपनी जेबों और जुराबों में नोटों की गड्डियां डालते देखकर चंपत राय हिल गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। चंपत राय ने कहा कि मैंने गलत लोगों पर विश्वास कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने अपने आप को ऐसी पोजीशन में खड़ा किया था कि ब्लाइंड स्पॉट बन जाए, नोटों की चोरी कैमरे में ना आए। 45 दिन तक की सारी फुटेज देखना बहुत चैलेंजिंग काम था। इसमें चोरी करने वालों को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस ने हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल किया। चंपत राय ने माना कि दान पात्र से कलेक्शन करना, उसे टिन के ट्रंक्स में ट्रांसफर करना, इन संदूकों को कार्ड के जरिए काउंटिंग हॉल तक लाना, नोटों की सॉर्टिंग करना, गिनती करना, पैकिंग करना, सीलिंग करना और बैंक में डिपॉजिट कराने का सारा काम विश्वास के आधार पर हो रहा था। किसी भी लेवल पर किसी भी काम की निगरानी नहीं की गई।
ये सारे काम अलग अलग हाथों में थे और सब कुछ राम भरोसे चल रहा था। चोरी का सारा काम काउंटिंग और पैकिंग के टाइम पर हुआ, इस बात के भी सबूत हैं। जांच करने वालों को चंपत राय की बातों पर यकीन हुआ, पर अनिल मिश्रा से बात निकलवाना मुश्किल था। काउंटिंग हॉल में नियमों का पालन करवाना सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी थी। वहां ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि काउंटिंग हॉल में खाना ले जाना मना है। जब सुभाष श्रीवास्तव से पूछा गया कि खाना अलाउड नहीं है तो समोसे और कचौड़ियां क्यों लाने दिया गया, तो उसने कहा कि वो खाना नहीं है, नाश्ता है। यह सुनकर पुलिस को गुस्सा तो बहुत आया था। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को शक है कि सुभाष श्रीवास्तव इस चोरी के मामले में अहम किरदार है, उसने ही फ्रिस्किंग रुकवाई। सीसीटीवी फुटेज में एक जगह तो श्रीवास्तव की मौजूदगी में लोग नोटों की गड्डियां जेबों में भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा है, यानी चोरी होती रही और वो मुंह फेर कर बैठा रहा। इस वक्त लखनऊ से मेरी सहयोगी रुचि कुमार हैं। रुचि, आपके पास क्या जानकारी है, ये चोरी कब से चल रही थी? जो एसआईटी की जांच अभी तक रजत जी हुई है या जो अयोध्या पुलिस ने जांच की है, उसमें सोर्स हमें बता रहे हैं कि ये चोरी बहुत पहले से चल रही थी। पुलिस और एसआईटी दोनों का ये कहना है कि ये सिर्फ चोरी 45 दिनों की नहीं है जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, ये पहले से चल रहा था। क्योंकि अयोध्या में पहले रजत जी जब अस्थायी मंदिर बना था तो चढ़ावा बहुत कम आता था। तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ये काम था कि वो काउंटिंग करता था, चढ़ावा बैंक पे जमा हो जाता था, खर्चा चलाता था पूरे मंदिर का। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मंदिर बना और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हो गई गर्भगृह में रामलला की, तो ये काउंटिंग सेंटर भी बन गया और दान पात्र भी रख दिए गए मंदिर में जगह जगह। तब ये व्यवस्था शुरू हुई, क्योंकि शुरू में काफी ज्यादा सख्ती थी। जितने एसओपीज बनाए गए थे सबका पालन होता था, सब जो भी लोग वहां जाते थे उनकी चेकिंग होती थी, आने के टाइम भी और जाने के टाइम भी तलाशी होती थी, निगरानी सही होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें ढिलाई होने लगी और श्रद्धालु बढ़ते गए, चंदा जो चढ़ावा था वो भी बढ़ता गया। फिर महाकुंभ आ गया और महाकुंभ में तो अयोध्या में 45 दिनों में करीब जो सरकारी आंकड़े बताते हैं वो 13 करोड़ श्रद्धालु आए। अब 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने जो चढ़ावा चढ़ाया तो उसके गिनती के लिए लोग कम होने लगे। तो ट्रस्ट ने उस समय बहुत सारे ये जो लोग पकड़े गए हैं 8, उसमें से कुछ तो उस टाइम रखे गए हैं। तो अब टिन्नू यादव ने अपने भतीजे को रखवा दिया, उसके बाद लवकुश अनुकल्प मिश्रा आए, उन्होंने अपनी जो बहन के हस्बैंड थे उनको रखवा दिया, अनिल मिश्रा ने किसी को रखवा दिया। तो इस तरह से वहाँ जो सिस्टम था वो सब गड़बड़ हो गया, किसी ने निगरानी नहीं की और लगातार चोरी होती गई और बढ़ती गई। पहले लोग कह रहे थे कि 100 रुपये में 10 रुपये ले जाते थे, फिर उसको 20 किया, फिर 30 किया, फिर 40 किया और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब पुलिस को ये शक इसलिए भी हो रहा है कि क्योंकि जो बैंक अकाउंट्स इन लोग के देखे गए हैं उसमें बहुत सारा पैसा पहले का भी दिख रहा है, जिसका पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोग के पास, क्योंकि इनकी इतनी आमदनी नहीं थी, ये पैसा आया तो आया कहाँ से, कितना पैसा रुचि मिला होगा इनके बैंक अकाउंट में? तो बहुत सारे मन में बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा होगा इनके? बहुत स्पेसिफिक ऐसे कुछ के में तो बैंक अकाउंट में पैसा है, लेकिन क्योंकि करीब 7 बैंक्स में इन लोग के अकाउंट्स हैं, सबके अलग अलग आप देखेंगे अलग अलग बैंक्स में हैं। और कुछ के जैसे टिन्नू यादव है उसका 1 से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है। तो सारे स्टेटमेंट निकाले जा रहे हैं, कब पैसा जमा हुआ, कब कितना निकला। तो थोड़ा सा टाइम पुलिस कह रही है कि इसमें लगेगा कि सच में वाकई में कितना पैसा है और क्या इन्होंने अपनी आमदनी से वो पैसा बैंक में जमा किया है। और सिर्फ बैंक की बात नहीं है, जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो किस तरह से खरीदी गई है उसकी जांच पड़ताल चल रही है। तो पुलिस यही कह रही है कि ये चोरी तो चढ़ावे की चोरी बहुत दिनों से चल रही थी और आंख मूंद कर लोग वहां पर बैठे हुए थे। रजत जी, ये रुचि कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राम मंदिर की चोरी के बारे में आज एक और बड़ी जानकारी मिली, चौंकाने वाली है, और ये जानकारी ट्रस्ट के अंदर के लोगों से मिली है। पता लगा कि ट्रस्ट के लोगों को 6 महीने पहले जनवरी में ही चढ़ावे में चोरी का शक हो गया था, क्योंकि पिछले साल के आखिर में अचानक चढ़ावे की रकम में
गिरावट आ गई। असल में हर महीने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राम मंदिर ट्रस्ट के खातों का ऑडिट करता है। इसी सीए ने ट्रस्ट के मेंबर्स को जानकारी दी कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में अचानक कमी आ गई है। चढ़ावे के वाउचर और रसीदों में कोई तालमेल नहीं है। 5 लाख से ऊपर के खर्च का हिसाब मिल नहीं रहा। सीए के बताने के बाद ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय को एक चिट्ठी लिखी गई। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया। इस चिट्ठी में चंपत राय को सुझाव दिया गया था कि वो पूरे खातों की ठीक से जांच करवाएं, चढ़ावे की देखरेख के लिए तुरंत ही एक डिपार्टमेंट हेड अपॉइंट करें। चंपत राय से कहा गया कि चढ़ावे में जो फॉरेन करेंसी आ रही है उसकी भी एंट्री ठीक से नहीं हो रही है। फॉरेन करेंसी के हिसाब किताब के लिए भी अलग से एक आदमी को रखा जाना चाहिए। गिनती करने वाले स्टाफ के ड्रेस कोड और फ्रिस्किंग को लेकर जो एसओपी बनाए गए उसका सख्ती से पालन करवाया जाए। चंपत राय से यह भी कहा गया कि मंदिर के काम के लिए जो ठेके मनमर्जी से दिए जा रहे हैं उसमें गड़बड़ है। प्रॉपर टेंडर निकाले जाएं, कोटेशन मंगाए जाएं। लेकिन यह लेटर मिलने के बाद चंपत राय बुरा मान गए। सुधार करने के बजाय उन्होंने नया हेड अपॉइंट करने के बजाय उन्होंने शिकायत कर दी, नाराज हो गए। नतीजा यह हुआ कि कोई सिस्टम बना ही नहीं, किसी ने उनको कुछ कहा नहीं, किसी आदमी का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। जनवरी से लेकर मई तक का समय ऐसे ही निकल गया। चोरी का शक तब और गहराया जब मई में चढ़ावे की रकम कम होने लगी और इसके बाद ट्रस्ट के एक ताकतवर व्यक्ति ने जिद की और काउंटिंग सेंटर के अंदर एक स्पाई कैम लगा दिया। जो सीसीटीवी कैमरे थे उसके अलावा एक स्पाई कैम लगाया और इसके बारे में ट्रस्ट के कुछ लिमिटेड लोगों को पता था, सबको ये बात नहीं पता थी। नोट गिनने वालों को इसकी कानों कान खबर नहीं होने दी गई, छुपा कर ये स्पाई कैम लगाया गया। इसके बाद 24 घंटे काउंटिंग रूम की रिकॉर्डिंग हुई, सारा सच सामने आ गया। काउंटिंग के वक्त लोग जेबों में नोट भरते दिखाई दिए, जूते की जुराबों में नोट की गड्डियां घुसाते हुए दिखाई दिए। ट्रस्ट के सामने चोरी का यह केस 6 और 7 जून के बीच आया। उससे पहले चंपत राय चोरी होते देखकर चोरों से रकम बरामद करने में जुट गए थे, जिसकी डिटेल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। जाहिर है अगर चंपत राय चाहते तो ये चोरी जनवरी में रोकी जा सकती थी। अगर वो जिद पर ना अड़ते तो ये लूट रोकी जा सकती थी। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मीनाक्षी जोशी के पास चलते हैं। मीनाक्षी, ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय को क्या निर्देश दिए गए थे और चंपत राय ने कौन सी बातों की अनदेखी की जो इतना बड़ा पाप इस मंदिर में हुआ? रजत जी, जैसा आपने बताया कि ऐसा हो सकता था अगर सही समय पर सही कदम चंपत राय की तरफ से उठाए गए होते। हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है कि चंपत राय को ट्रस्ट के ही सदस्यों की ओर से ये कहा गया जनवरी के महीने में, यानी कि जनवरी 2026 में ही, कि अनियमितताएं हो रही हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, गलती पर गलती हो रही है, इसे सुधार करने की जरूरत है। लेकिन तब चंपत राय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ महीने और बीत गए। अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में अनियमितताओं के बाद संघ के शीर्ष और सरकार के भी शीर्ष पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों तक ये बात पहुंच चुकी थी। अब ट्रस्ट ये चाहता था कि दूध का दूध पानी का पानी हो, जो भी चढ़ावा में चोरी कर रहे हैं उनका खुलासा हो, उनके नाम उजागर हो। इसलिए ट्रस्ट के ही रिकमेंडेशन पर पहले से सीसीटीवी कैमरा हो जाने के बावजूद स्पाई कैम लगाए गए, क्योंकि ट्रस्ट ये चाहता था कि अब ये बात बहुत बढ़ चुकी है। राम मंदिर के दान पात्र में चोरी का मामला विश्वासघात का है, धोखे का है, फरेब का है। आरएसएस ने चंपत राय पर भरोसा किया, चंपत राय ने लापरवाही की, चंपत राय ने टिन्नू यादव और अनिल मिश्रा पर भरोसा किया। उन्होंने चंपत राय को धोखा दिया। चंपत राय ये तो मानते हैं कि उन्होंने गलत लोगों पर विश्वास किया, पर यह मानने को तैयार नहीं कि बार बार चेतावनी मिलने के बावजूद, अलग अलग लोगों के कहने के बावजूद उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी।
काउंटिंग रूम में जब स्पाई कैम लगाया गया, लोग जेबों में नोट भरते दिखाई दिए, तो भी चंपत राय उन पापियों को पुलिस को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। जिम्मेदारी के पद पर बैठे व्यक्ति को अगर यह पता चल जाए कि किसने भगवान के घर में चोरी की है और उसे सजा देने को तैयार ना हो, तो इसे भी इस पाप में बराबर का भागीदार तो माना जाएगा। ऐसी पोजीशन में सिर्फ धोखा देना ही नहीं, धोखा खाना भी अपराध होता है। गुनाह करना ही अपराध नहीं है, किसी के पाप को छुपाना भी अपराध है। और सारी गड़बड़ चंपत राय की लापरवाही से हुई, लेकिन जवाब योगी आदित्यनाथ को देने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, लेकिन योगी बराबर की चोट कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में थे। यहां उन्होंने चढ़ावे में चोरी को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं के बयानों का जिक्र किया। योगी ने कहा कि जिन पार्टियों ने हर कदम पर हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया, जो हिंदुओं को सांप्रदायिक बताते थे, वो आज हिंदुत्व के चैंपियन बनने की कोशिश ना करें। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुख तीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है, अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दिव्य और भव्य अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है। योगी ने अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी, उनके लिए प्रभु श्री राम से अच्छी सेहत और दीर्घायु होने की प्रार्थना भी की। अखिलेश यादव ने भी आज बात प्रभु राम की, लेकिन उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ थे। अखिलेश ने कहा यह प्रभु राम की ही लीला है जो चढ़ावे में चोरी का खुलासा हो गया। अब बीजेपी की सरकार कम से कम चोरी का सारा माल ही बरामद करके प्रायश्चित कर ले। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है। और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है,
हमारे देश की जनता इतनी दयालु है, भोली भाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो न हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए, हीरे जवाहरात वापस हो जाएं, सोने के खड़ाऊ, चांदी के खड़ाऊ वो वापस हो जाएं। तो हम तो यहां तक कहे कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए, तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। हमारा धर्म ही का रास्ता ये है कि अगर हम कुछ पाप कर दें तो गंगा में स्नान करने के बाद पवित्र हो जाते हैं। तो अगर सीसीटीवी बंद हो जाए और अपील कर दें अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो सब वापस आ जाएगा चढ़ावा। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग तंज कसते हैं और दोनों की बातें सुनने के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। आज इस मामले में एक और प्लेयर कूदे, अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी बताया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता और पैसा पाने के लिए किया, सनातन की असली सेवा तो उन्होंने की है, अब वो चढ़ावे की लूट करने वालों को भी सदा दिलवा कर रहेंगे। हर सनातनी आज पूरे देश में इस बात से पीड़ित है, जिस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है, जिस तरह से, और बता रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो अभी तक निकल के आया, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। भगवान ने इनको क्या नहीं दिया। 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। आज केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। अभी पंजाब के अंदर मैं था, हमने हर शहर के अंदर वहां भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह का सनातन के लिए काम करने वाला हमने कभी नहीं देखा। हम लोगों को खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, अयोध्या जी के हर जगह के, हर तीर्थ स्थान के दर्शन फ्री में कराते थे लोगों के। अभी पंजाब के अंदर काली माई का मंदिर बनाया जा रहा है, पटियाला के अंदर उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। लव कुश का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। अचानक बहुत सारे नेता सनातनी हो गए हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हो गए हैं। राम मंदिर पर जो संकट आया है उसमें उन्हें अवसर दिखाई देने लगा है। अब वो ये नहीं बताते कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए, पहले राम मंदिर क्यों नहीं गए। उस समय उन्हें लगता था कहीं मुसलमान वोटर नाराज तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन अब यूपी में चुनाव है तो सबको राम नाम की याद आने लगी है। लेकिन जब बात सनातन की होगी, हिंदू समाज की होगी, राम के काज की होगी, तो योगी आदित्यनाथ इन सब पर भारी पड़ेंगे। अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जितने भी माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, आज उन सब के लिए माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया। अब बिना पंजीकरण के उत्तराखंड में न कोई मदरसा चलेगा, न गुरुकुल खुलेगा, न कोई दूसरा धार्मिक शिक्षा संस्थान। इस नियम का सबसे बड़ा असर मदरसों पर होगा, क्योंकि आज से मदरसा बोर्ड पूरी तरह खत्म कर दिया गया। उत्तराखंड में अब बिना पंजीकरण के, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई मदरसा नहीं चलेगा। हर मदरसे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मान्यता लेनी होगी। मदरसों में सरकारी सिलेबस लागू होगा। स्कूलों की तरह मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट भी मदरसों में पढ़ाए जाएंगे। हालांकि सरकार ने मजहबी तालीम देने पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं। जो स्टूडेंट्स मजहबी तालीम लेना चाहते हैं उनके लिए मदरसों में एक्स्ट्रा क्लासेस का इंतजाम करना जरूरी होगा। सुबह के वक्त स्कूलों की तरह क्लासेस चलेंगी, जिनमें उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मजहबी तालीम की क्लासेस शाम को अलग से चलेंगी। लेकिन
मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मजहबी तालीम कंपलसरी नहीं होगी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 9 माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मान्यता के सर्टिफिकेट भी दिए। धामी ने कहा कि उनका मकसद किसी धर्म, किसी मजहब को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वो तो चाहते हैं कि सभी धर्मों के बच्चों को पढ़ने का, आगे बढ़ने का, बड़ा बनने का पूरा मौका मिले। लेकिन कुछ लोग इसे मदरसों से जोड़ रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी भी समुदाय की धार्मिक पहचान, परंपराओं या अधिकारों को प्रभावित करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को शैक्षणिक प्रगति को नई गति देने के उद्देश्य से की गई है। कुछ लोग इस विषय पर भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने यूसीसी का कानून बनाया था, उस समय में भी इस प्रकार का भ्रम और अफवाहें फैलाई गई थी। विपक्षी पार्टियों ने हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी राजनीति का टूल किट समझा है, अपना वोट बैंक समझा है, क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज हमेशा उनका टूल किट तक ही सीमित रहे, बस चुपचाप उनको वोट देता रहे। पर हमारी सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में कोई राजनीतिक टूल किट नहीं, बल्कि किताब, कॉपी और पेन हो। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन लेंगे, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स पढ़ेंगे। इससे बच्चों को फायदा होगा। ये बात ज्यादातर मदरसों के संचालकों को समझ में आ रही है। 400 से ज्यादा मदरसों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मदरसा जामिया उल उलूम के संचालक मोहम्मद मुस्तकीम ने कहा कि मुसलमान भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। मदरसों जो डिग्री मिलती है उसकी कोई कानूनी मान्यता तो है नहीं, इसलिए कि मदरसे रजिस्टर्ड होंगे। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की तरह सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके आधार पर नौकरी मिलेगी। तो ये अच्छी बात है, इसका सबको स्वागत करना चाहिए। पहले आप शिक्षा विभाग जाओ, उससे मान्यता लो, उसके बाद आप प्राधिकरण में आओ, तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। और प्राधिकरण ये कह रहा है कि सुबह में आप स्कूल पढ़ाओ और शाम में आप दोपहर के बाद बच्चों को मजीद तालीम दो। मजहबी तालीम के लिए कोई रुकावट नहीं। जिस बच्चे को डॉक्टर बनना है वो स्कूल की तालीम आगे लेता चला जाएगा, और जिस बच्चे को जो है अपना धार्मिक तालीम लेनी है वो धार्मिक तालीम भी ले सकता है। दोनों तालीमों की आज़ादी। प्राधिकरण ने ये कर दिया कि आपको बांध दिया, यानी कि आपको अब स्कूल की तालीम लेनी ही पड़ेगी। स्कूल की तालीम लेकर ही बच्चा अब मौलाना बनेगा। बढ़िया फैसला है। कम से कम आज उनकी जो 10th क्लास की मार्कशीट मिलेगी, 12th की मार्कशीट मिलेगी, उसकी वैल्यू तो है। नहीं तो अभी तक क्या है, जितने हमारे मौलाना लोग हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर डिग्री के हिसाब से पढ़े लिखे अनपढ़ है। लेकिन सबकी राय तो एक जैसी नहीं है। ऐसे भी मौलाना है जिन्हें सरकार का फैसला पसंद नहीं आया। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। मैंगलोर के मदरसातुल मोमिनीन के अरबिक टीचर तौसीफ इलाही ने इसे मजहबी तालीम में दाखिल बताया। उन्होंने कहा कि संविधान मजहबी तालीम का हक देता है, लेकिन सरकार ने यह हक मुसलमानों से छीन लिया है। रही बात एजुकेशन की, तो किसी मदरसे पर कोई सब्जेक्ट पढ़ाने की पाबंदी नहीं है, जो चाहे वो पढ़ा सकता है। सरकार जो नियम हमारे ऊपर लागू करना चाहती है और एनसीईआरटी वगैरह की किताबों का, उनके सिलेबस का, तो ये तमाम जो तालीम है जो शिक्षा विभाग के अंडर आती है, ये आरटी एक्ट के अंदर आती है। और आरटी एक्ट जो है वो मदरसों के ऊपर लागू नहीं होता। सरकार जिस तरह हमारे ऊपर इस कानून को थोपना चाहती है, वो सरकार का रवैया अच्छा नहीं है। इसलिए कि सरकार ने इस कानून और इस एक्ट में जो कमेटी बनाई है जो हमारा सिलेबस तय करेगी, वो कमेटी ऐसी है कि जो मदरसों के निज़ाम को, उसके सिलेबस को, उनके तरीके को वो जानते नहीं हैं। आप एक ऐसी कमेटी बनाएं, उलमा को लाएं जो इल्म दीन के माहिरीन हों, जो कुरान हदीस के जानने वाले हों, जो हैं वो इस्लामी उलूम के माहिर लोग हों। आप ऐसे लोगों को लाएं और उन लोगों के ज़रिए आप हमारे निसाब को बनवाएं, और उसके बाद आप हमें कहें कि आप ये निसाब हैं। आप ऐसे लोगों के ज़रिए हमारे मदरसों का सिलेबस तैयार करा रहे हैं कि जो मदरसों के अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमें जो मदरसों को चलाने का हक दस्तूर ने दिया है, हम सिर्फ सरकार से वो हक मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं।
जैसे हमें उलमा की ज़रूरत है, हमारे हिंदू भाइयों को जो है पंडितों की ज़रूरत है, आचार्यों की ज़रूरत है, तो वो भी अपनी ज़रूरत के लिए अपने बच्चों को गुरुकुल में, ऋषिकुल वगैरह में अपने बच्चों को अपनी मजहबी तालीम दिलाते हैं। तो ऐसे ही हम भी अपनी मजहबी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को ये मजहबी तालीम दिला रहे हैं। ये हमारा आईनी हक है। इस एक्ट में इस बात को उन्होंने जो है वो गैर कानूनी करार दिया कि आप अपने बच्चों को किसी भी तरह का कोई मजहबी अमल नहीं करा सकते। अब हम बच्चों को अपने नमाज कैसे सिखाएंगे, अपने बच्चों को हज का तरीका कैसे सिखाएंगे, अपने बच्चों को रोज़े का तरीका कैसे सिखाएंगे, ज़कात का तरीका कैसे सिखाएंगे, या दीगर हमारे जो मजहबी अमाल हैं उनको हम कैसे सिखाएंगे। चूंकि मामला मुसलमानों से जुड़ा है, मसला वोट का है, इसलिए इस मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है। कांग्रेस का इल्जाम है कि सरकार जानबूझकर ऐसे फैसले कर रही है जिससे वोटों का पोलराइजेशन हो। कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि बीजेपी के राज में स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज का बुरा हाल है, लेकिन सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाती है। उत्तराखंड की शिक्षा की हालत बहुत ख़राब हो गई। यूनिवर्सिटियों में रिसर्चेस बंद हो रही हैं, कम हो रही हैं। ये पहली सरकार है जहां उत्तराखंड में सरकार ने पिछले 5 साल में 1700 प्राइमरी, सेकेंडरी, जूनियर स्कूल बंद किए हैं। उन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए इन्होंने, भाजपा की सरकार, ये मुसलमान शब्द की आड़ में घुसते हैं। अब उसमें इन्होंने कैलेंडर बना रखा है, कहाँ वक्फ बोर्ड, कहीं मदरसा, कहीं मस्जिद, कहीं मज़ार, कहीं नाम दे देंगे अलग अलग तरह के। फिर ये ऐसे ऐसे नामों के पीछे ये पनाह पाते हैं। तो ये अपनी नाकामयाबियां जो शिक्षा में हैं उसको छुपाने का इनका एक तरीका है। उत्तराखंड में कुल 952 मदरसे थे। इनमें से 250 पिछले साल दिसंबर तक सील किए जा चुके थे। 452 मदरसों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पंजीकरण हो चुका है। इनमें 40,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। सिर्फ 52 मदरसे ऐसे हैं जिनमें 12वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन अब तक ये बच्चे सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन लेते थे, मजहबी तालीम इन्हें दी जाती थी। पढ़ाई के बाद मस्जिदों में ये या तो मौलवी बन जाते थे या फिर मदरसों में टीचर बन जाते थे। दूसरी जगह नौकरी का कोई स्कोप नहीं था। अब अगर ये बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो बाकी बच्चों की तरह उनके लिए भी हायर एजुकेशन के रास्ते खुलेंगे। वो भी इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बन सकेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी का ये फैसला अच्छा है, इसे पॉजिटिव निगाह से देखा जाना चाहिए। अब बात बंगाल की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। असल में बंगाल में सरकार बदलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जिन नेताओं की गिरफ्तारी होती है उन पर पब्लिक अंडे फेंकती है। इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, किसी भी आरोपी या राजनीतिक व्यक्ति के सम्मान और उसकी जान की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह के हमले की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी केस में आरोपी है तो इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस की गिरफ्त में आरोपियों पर हमले हों। अदालत ने कहा कि आरोपियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस ने 1-2 मामलों में गिरफ्तारी की है, यह काफी नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया उन सब के खिलाफ केस होना चाहिए। लेकिन मुश्किल है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी इस तरह के मामले रुके नहीं हैं। आज नादिया में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त महुआ मोइत्रा पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी। महुआ ने खुद इस अटैक का वीडियो बनाया और आरोप लगाया कि लोग पुलिस की मौजूदगी में अंडे फेंक रहे हैं और पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही है। দেখুন how I have been hit through the window and just see the সবাই কিরকম ভাবে এরা ফেলছে, পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে, জাস্ট দেখুন
এদের দেখুন পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই, পুলিশ ইজ জাস্ট ওয়াচিং, দেখতে পাচ্ছেন, ডু ইউ সি ইট কামিং? ভাঙু, জাস্ট সি देम, यू कैन। अभिषेक बैनर्जी ने भी आज इल्जाम लगाया कि बीजेपी के शय पर अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। अभिषेक का दावा है कि कल रात उनके घर पर भी अटैक हुआ। एक शख्स बाइक से आया, उसने हेलमेट पहन रखा था। इस व्यक्ति ने अभिषेक के घर पर पत्थर फेंके जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए और इसके बाद वो शख्स बड़े आराम से निकल गया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल की कानून व्यवस्था कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दी है। अब विपक्ष के नेता अपने घर में सुरक्षित नहीं है। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त रुख दिखाया तो ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने संतोष जाहिर किया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि कोर्ट ने सख्ती की है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका असर नहीं होगा क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमले तो सरकार ही करवा रही है। हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है, तो ये किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है, मोहम्मदियों को भी घुसने नहीं दिया। ये बीजेपी लोग कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जो वो बड़ा बड़ा बात करते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। श्रमिक भट्टाचार्य बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, प्रोफेसर का स्टाइल में लेक्चर देता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा नष्ट कर दिया। अरे पुलिस कभी नहीं जाएगा। शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर उनको बोलेगा नहीं, उनको मार खाने दो। हम तो मार खाए ना, हम जानते हैं। तो एमपी सुरक्षित नहीं है तो हम भी तो सुरक्षित, एमपी तो सुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है कि आज बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने एक नई बात कही। उन्होंने कहा सरकार तो इस तरह की घटनाएं रोकना चाहती है, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी के नेताओं पर अंडे फेंक रहे हैं। श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा उन्होंने खुद पुलिस अफसरों से बात की है, लेकिन पुलिस का कहना है वो क्या करें, लोग अंडे जेब में रखकर लाते हैं, पुलिस हर किसी की जेब तो चेक नहीं कर सकती और मेटल डिटेक्टर में अंडे पकड़ में नहीं आते। कि अंडा फेंकना बंद होना चाहिए और इसमें तृणमूल का जो नेता छुप कर घर में बैठे उसको मैदान पे उतरना चाहिए। तृणमूल को मार रहे हैं और सरकार हमारा चल रहा है। पुलिस कौन का किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा को पकड़ा नहीं जाता, तो हम लोगों को नया मशीन लाने दीजिए विदेश से। ऐसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं अभी फिलहाल, पश्चिम बंगाल में नहीं है, हिंदुस्तान का है कि नहीं हमको मालूम नहीं है। तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है। तो तृणमूल को इसको सल्टाना चाहिए, तृणमूल को इसको ढूंढ कर निकालना चाहिए कौन कार्यकर्ता कौन नेता के ऊपर अंडा फेंक रहा है। अंडा फेंकना बंद होना चाहिए। बंगाल का छवि खराब हो रहा है पूरा देश के अंदर। ये अभी भाजपा का सरकार है, हमारा सरकार में कैसा होगा। हम पुलिस के साथ बातचीत किया, पुलिस हमको बताया जिस तरह अंडा छोटा है वो हम कैसे किसी का जब जेब लेकर अंडा ढूंढ लेंगे। बोलिए किसका पैंट में हम हाथ घुसाएंगे, ये पुलिस का कहना है, हम क्या बोल सकते। मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर कहता हूं, अंडे फेंकना, सड़े हुए टमाटर फेंकना, किसी आरोपी को पुलिस की मौजूदगी में पीटना, इन सबको किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह काम गलत है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त लीगल एक्शन होना ही चाहिए। श्रमिक भट्टाचार्य की बात गलत है कि पुलिस हर किसी की जेब चेक नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस को उसकी जरूरत नहीं है। सरकारें इकबाल से चलती हैं। अगर लोगों को पता होगा अंडा फेंकेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी, जेल जाना पड़ेगा, तो कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए इधर उधर के बहाने बनाने के बजाय, मजाक करने के बजाय ऐसी हरकतों को बंद कराने की कोशिश होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का फोकस इस वक्त उन वादों को पूरा करने पर है जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान बंगाल की जनता से किए थे। आज शुभेंदु अधिकारी ने एक और वादा पूरा कर दिया। अन्नपूर्णा योजना के तहत आज महिलाओं के खाते में 3-3 हजार रुपए की रकम ट्रांसफर हो गई। ममता बनर्जी की सरकार के वक्त लक्ष्मी भंडार योजना चलती थी, उसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलते थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने लक्ष्मी भंडार योजना की जगह अन्नपूर्णा योजना शुरू की है। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए और
SC/ST वर्ग की महिलाओं को 4,500 रुपए दिए जाएंगे। आज शुभेंदु अधिकारी ने करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर कुल 1,121 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस योजना का लाभ 25 से 60 साल की उम्र की उन सभी महिलाओं को मिलेगा जो पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी हैं। इस योजना के तहत कुल 1,60,00,000 महिलाओं ने फॉर्म भरे थे, लेकिन इनमें से 26 लाख महिलाओं की नागरिकता शक के दायरे में है, इसलिए फिलहाल इन महिलाओं को स्कीम से बाहर रखा गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को इशू बनाया है। कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वो लक्ष्मी भंडार योजना की सभी लाभार्थियों को अन्नपूर्णा स्कीम का फायदा देंगी, लेकिन अब लाखों महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। ये ठीक नहीं है। ये जो हमारा लक्ष्मी भंडार था उसमें जितना सारे महिलाओं उससे उपकार होते थे, लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो 1 करोड़ से ज्यादा महिला कम हो रहा जा रहा है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। ममता दीदी का जो पैकेज था जन्म से डेथ तक पूरा हर स्टेज में लाइफ का ममता दीदी पब्लिक का साथ था, लेकिन आज जो हो रहा है पूरा कम हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है इससे फायदा होगा डायरेक्ट? नहीं, वो तो कम हो जा रहा है ना, टोटल बेनिफिशियरी तो कम हो जा रहा है, वो तो प्रॉब्लम। लेकिन बंगाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा यह दुख की बात है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को आज भी घुसपैठियों की फिक्र है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने सभी पात्र महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का फायदा दिया है और उन्हें उम्मीद है कि महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल अपना बिजनेस शुरू करने में करेंगी। जो विरोधी लोग बोल रहे थे कि नहीं दे पाएंगे, ये सब गिमिक है, आज दिखा दिए माननीय मुख्यमंत्री। और हाँ, हम जब दायित्व में थे हम लोग बोले थे कि जो लकीर भंडार जिसको मिलता है उसी को अन्नपूर्णा योजना मिलेगा, बोले थे। लेकिन तब तो मालूम नहीं था कि अन्नपूर्णा योजना माने लकीर भंडार में पुरुष का भी घुसाया गया। जो हमारा नागरिक नहीं है उसको तो हम अपना पैसा नहीं देंगे, तो हम लोग का पब्लिक का पैसा है। जो लोग रियल बेनिफिशियरी होने का, उपभोक्ता होने का योग्यता है उसको मिलेगा। और हम ये भी बोले हैं कि जो 3,000 रुपया आपको मिलता है बहन लोग को, इस पैसा से पैसा बचाकर कोई बिजनेस शुरू करे। नौकरी दीजिए सरकार को ना बोल के हम नौकरी देंगे 10 महिला को। हम एक पोल्ट्री शुरू करेंगे, 3,000 को जमा कर छोटे से हम लोग एक पोल्ट्री शुरू करेंगे, कि सिलाई सिखाएंगे, कि मशीन खरीदेंगे, क्या कर सकते हैं। अग्निमित्रा पॉल की बात सही है कि महिलाएं सरकार से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सिर्फ अपना खर्च चलाने के लिए ना करें, इस योजना का लाभ उठाकर अपना छोटा मोटा काम शुरू करें, आत्मनिर्भर बने और सरकार उनके खाते में जो रकम ट्रांसफर कर रही है उसको मल्टीप्लाई करें। इसी में उनका और पश्चिम बंगाल दोनों का फायदा होगा। पंजाब से भी इसी तरह की खबर आई। आज भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में मावा धियां सत्कार योजना शुरू की। इस स्कीम के तहत जन कैटेगरी की माताओं और बहनों को हर महीने 1,000 रुपए और SC/ST कैटेगरी के महिलाओं को 1,500 रुपए मिलेंगे। आज भगवंत मान ने एक साथ 3 महीने की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी। इस योजना का फायदा लेने के लिए सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली, उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और दूसरा, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। पंजाब सरकार ने इस योजना में नाम शामिल करवाने के लिए 26,000 रजिस्ट्रेशन सेंटर बनवाए हैं। सरकार का दावा है कि योजना से पंजाब की करीब 97% महिलाओं को फायदा मिलेगा। भगवंत मान ने कहा जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन अगस्त में होता है तो उसके खाते में जुलाई, अगस्त और सितंबर का पैसा एक साथ ट्रांसफर हो जाएगा। सरकार ने अपने वादे पूरे करते। 4.25 साढ़े 4 साल हजे होए ने, 4.5 साल सारियां गारंटियां पूरियां करके, बल्कि एक्स्ट्रा गारंटियां पूरियां करके भी असी जिहड़ा सरकार वालों दिखा दी। कोई गल नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਾਤਾ ਸਤੰਬਰ ਚ ਖੁੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਹੋਵੇ, पैसे जुलाई तो ही आउणगे, पैसा नहीं कटा जाता कोई। लेकिन बीजेपी ने सरकार की इस योजना को पंजाब की महिलाओं के साथ धोखा बताया। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि
कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, उसके बाद खातों में पैसा ट्रांसफर करने पर रोक लग जाएगी। इसलिए जानबूझकर योजना को इस वक्त लागू किया गया। देखो, बिल्कुल धोखा धोखा धोखा। हुण भी कह रहे कि असीं कल देनी आ, अज देनी आ, पर ये साडियां मातावां भैणां नाल एडा वड्डा धोखा कर रहे आ। मैं अज ही पेपर 'च पढ़ रहा सी, ये भी जुलाई अगस्त सितंबर 'च 3 महीने अगे पाता। ये बहुत बड़ा धोखा लेडीज़ दे नाल, साडियां महिलावां, साडियां भैणां दे नाल। ये सरकार जिहड़ी आ कलाकार नाटकां दे नाल बनी आ, हमेशा धोखा करती है। कि जे इन्होंने क्या धोखा इसलिए किया है कि इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पर लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। साडियां भैणां जिहड़ियां वो सारियां समझदियां ने ये कोड ऑफ कंडक्ट तो पहला सिर्फ 3 महीने दे के, वो भी 3 महीने पता नहीं देना या नहीं देना, हुण अगस्त सितंबर पे कर दिया। मेरे को नहीं लगता देंगे। लेकिन अकाली दल ने ऐसे सवाल उठाए जिनका जवाब देने में भगवंत मान को मुश्किल हो सकती है। अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप कलेर ने कहा, चुनाव में महिलाओं से वादा किया गया था कि सरकार बनने के तुरंत बाद हर महिला के खाते में 1-1 हज़ार रुपए हर महीने ट्रांसफर होंगे। अब सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इस वक्त भगवंत मान स्कीम क्यों लाए? दूसरी बात, जिस महिला का नाम वोटर लिस्ट में है उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा ही होगी, तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या जरूरत? सरकार वोटर लिस्ट निकाले और सब महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दे। अकाली दल ने कहा कि हकीकत यह कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन के बहाने पंजाब की ज्यादातर महिलाओं को इस योजना से पहले ही बाहर कर दिया है। जिन 36 लाख को आप दे रहे हो, उनको कितना दे रहे हो आप? 3,000 रुपया दे रहे हो, जबकि वादा था 1,000 प्रति महिला प्रति महीना, जिससे उनका 5 साल का बनता है 60,000 रुपया। चलो आज तक का भी लगा लें, आज तक का लगा 50,000, आप दे के 3,000 रुपया, जो 5% से भी कम है। और मुख्यमंत्री बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप घर का राशन भी ले लेना, आप स्कूटर की किस्त भी भर देना, मोबाइल की किस्त भी भर देना, सूट भी ले लेना। मुख्यमंत्री साहब, आप ये 1,000 रुपया 1926 में नहीं दे रहे, ये 2026 है। और दूसरी जो बात मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर रजिस्टर्ड वोटर्स को छोड़ दें, क्योंकि आपका चुनावी वादा था हर एक महिला को देने का, तो फिर तो आपने पंजाब की तकरीबन 95% महिलाओं को इस स्कीम से बाहर कर दिया। और आज आपको सामने आके ये जवाब देना होगा कि उन माताओं का, उन बहनों का क्या कसूर था जिन्हें आपने इस स्कीम से बाहर कर दिया, क्योंकि इस स्कीम के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जो रजिस्टर्ड वोटर्स है उनका भी रिकॉर्ड है, जो पंजाब में महिलाएं हैं उनका भी रिकॉर्ड है। तो किस बात की रजिस्ट्रेशन आप लोग कर रहे हैं? ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, वोट बटोरना भगवंत मान चाहते हैं, क्योंकि धार्मिक तौर पर घिर चुके हैं। ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि भगवंत मान ने महिलाओं के खाते में पैसे का ट्रांसफर चुनाव को देखते हुए किया है। बिहार और महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो ये इंप्रेशन बना था कि महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कराने से वोट मिलते हैं, इसीलिए बीजेपी को तो इस पर सवाल उठाने का हक नहीं है। लेकिन अकाली दल का यह सवाल वाजिब है कि अगर महिला का नाम वोटर लिस्ट में है तो फिर उसके खाते में सरकार पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं कराती? रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अब एक अच्छी खबर आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट में जंग थमने का असर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल और गैस की कीमतों पर दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम अब घटकर $70 प्रति बैरल के आसपास चल रहे हैं। एलपीजी की सप्लाई बेहतर हुई है, इसीलिए आज सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम करीब 183 रुपए कम कर दिया। अब दिल्ली में 19 केजी वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर 2,930 रुपए हो गई है, जबकि मुंबई में अब कमर्शियल सिलेंडर 3,068 रुपए के बजाय 2,885 रुपए में मिलेगा। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 13 रुपए घटा दिए गए हैं। आज सरकारी तेल कंपनियों ने एविएशन फ्यूल के दामों में भी 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। हालांकि यह कट सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए किया गया है। अब डोमेस्टिक एयरलाइंस को एटीएफ 110 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। सरकारी कंपनियों ने तो पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए, लेकिन प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी नयारा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें घटाई हैं। नयारा एनर्जी के पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा।
देश भर में नयारा एनर्जी के करीब 7,000 पेट्रोल पंप्स हैं। जब मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुई थी उस वक्त नयारा ने ही सबसे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थी। आज जो दाम घटाए गए हैं वो कमर्शियल एलपीजी के हैं। जनता पूछ रही है कि डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम कब कम होंगे। सारी दुनिया को इंतजार है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग जल्दी खत्म हो जाए। अगर परमानेंट समझौता हो गया तो फिर ऑयल के दाम और तेजी से कम होंगे। हालांकि फिलहाल जंग थमी हुई है लेकिन टेंशन बरकरार है, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया कि वो फिलहाल अमेरिका के साथ किसी डायरेक्ट बातचीत में शामिल नहीं होगा। ईरान की मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीवाफ ने कहा कि अमेरिका ने अब तक मेमोरेंडम की शर्तें पूरी नहीं की हैं। जब तक अमेरिका अपने वादे पूरे नहीं करता तब तक ईरान उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। असल में ईरान चाहता है कि लेबनान से इजरायली फौज को हटाया जाए। ईरान और अमेरिका के बीच जो मेमोरेंडम साइन हुआ था उसमें ये शर्त शामिल थी, लेकिन इजराइल ने लेबनान से अपनी फौज हटाने से साफ इनकार कर दिया। आज ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साउथ लेबनान गए, इजरायली सैनिकों से मुलाकात की और कहा जब तक इजराइल को सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलती तब तक इजरायली फोर्सेस लेबनान में बनी रहेंगी। और मजे की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर इस वक्त दोहा में हैं। ईरान का डेलीगेशन भी कतर में है, लेकिन ईरानी लीडर्स ने विटकॉफ और कुशनर से मिलने से इनकार कर दिया है। कतर की सरकार ने भी आज ऐलान कर दिया कि ईरान के डिप्लोमेट्स अमेरिकी टीम से नहीं मिलेंगे जब तक ईरान अपनी बात पर अड़ा रहेगा। बातचीत नहीं होगी जब तक ये होगा, जंग की आशंका बनी रहेगी। मुझे लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीरियस टॉक्स 9 जुलाई के बाद ही होगी, क्योंकि इस वक्त ईरान की पूरी सरकार जंग के दौरान मारे गए अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी में लगी है। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमले में सैयद अली खामेनेई की मौत हुई थी। अब 4 जुलाई से खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी जो 9 जुलाई तक चलेगी। ईरान ने दुनिया भर के लीडर्स को न्योता दिया है, इसलिए ईरान के लीडर्स की कोशिश है कि अमेरिका के साथ बातचीत को 9 जुलाई तक किसी भी तरह टाला जाए। अब बात पाकिस्तान की। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान में पानी का जबरदस्त क्राइसिस है। पाकिस्तान के बड़े बड़े डैम और रिजर्वर में वाटर लेवल गिर गया है। हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान के लोग पानी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के नेता पानी के लिए भारत को जंग की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से लेकर फॉर्मर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी तक पाकिस्तान के तमाम नेता सिंधु नदी के पानी के लिए खून बहाने की बातें कर रहे हैं। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल सेमिनार आयोजन किया। सेमिनार में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुलाए गए। एक्सपर्ट तो खामोश बैठे रहे, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने कहा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत पर प्रेशर नहीं बनाया तो पाकिस्तान में लाखों लोग मारे जाएंगे। अगर भारत ने सिंधु जल समझौते को बहाल नहीं किया तो पाकिस्तान जंग करने से नहीं हिचकेगा। असल में पिछले साल पहलगाम के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। भारत ने कश्मीर में सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर जो अटके पड़े डैम हैं उनके प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। इससे पाकिस्तान की हालत खराब है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। अगर भारत ने पाकिस्तान के हक का पानी रोका तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। Pakistan is being targeted through proxies, through propaganda, through economic pressures, through attempts at diplomatic isolation, through hybrid warfare, through the politics of fear, and now through the politics of water. This is war by other means. The life of the nation is being targeted. The Indus cannot be held hostage. And if anyone believes that Pakistan will surrender the Sindhu, they do not know Pakistan.
They do not know Sindh. They do not know Punjab. They do not know Balochistan. They do not know Khyber Pakhtunkhwa. They do not know Kashmir or Gilgit-Baltistan. They do not know the people who have lived by these rivers for thousands and thousands of years. We want peace, but peace with dignity. We want dialogue, but dialogue under law. We want coexistence, but not submission. So from this seminar, from this city, from this moment, let a message go forth. Pakistan will defend its water, its people, its treaty, its sovereignty, and its future. बिलावल भुट्टो की बात का हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं कि सिंधु समझौतों को सस्पेंड करके भारत पाकिस्तान के अवाम को प्यासा मारने की साजिश रच रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत की इस दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिलावल ने कहा कि सिंधु समझौते के तहत पाकिस्तान को जो पानी मिलना चाहिए उसके लिए पाकिस्तान का हर नागरिक आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है उससे साफ है कि भारत का इरादा पाकिस्तान में नरसंहार करने का है। Here, this is the strongest treaty the world has seen. It has survived 3 wars between 2 nuclear powers. If this treaty doesn't hold, ladies and gentlemen, no treaty in the world is worth the weight of the paper on which it's published. No world order post Second World War holds today if this treaty doesn't hold. Because the order that we created after the Second World War, it all came out of these treaties. So what is the value of a treaty if one powerful country, and we don't consider them powerful, but one powerful country one day gets up and says, the treaty, well, it may well be, but it doesn't apply to me. And I unilaterally put it in abeyance or suspend it or walk out of it. This is what previously led to genocides. मुसद्दिक मलिक कह रहे थे कि दुनिया को भारत को समझाना चाहिए कि वो सिंधु समझौते का सम्मान करे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मजबूत वाटर ट्रीटी थी। मुसद्दिक ने कहा कि अगर सिंधु समझौता टूटता है तो तबाही आएगी। ऐसे ही समझौते टूटने से नरसंहार होते हैं। इससे दुनिया को इस मामले में दखल देना चाहिए। पाकिस्तान को पानी की कमी का डर सता रहा है, यह डर अच्छा है। पाकिस्तान पानी के लिए भारत से लड़ने की धमकी दे रहा है, और भी अच्छा है। अब तो पाकिस्तान का एक एक कोना भारत की मिसाइल्स की रेंज में है। अच्छी बात तो यह भी है कि पाकिस्तान के पर्यावरण मंत्री मुसद्दिक मलिक को समझ में आ गया कि अगर इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचेगी कि दुनिया देखेगी। आज राजस्थान से ऐसी खबर आई जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। श्रीगंगानगर में एक 13 साल की मासूम बच्ची को किडनैप करके उसके साथ 32 हैवानों ने गैंगरेप किया। जैसे ही मामला सामने आया, लोग सड़कों पर आ गए, बहुत नाराजगी थी। इसके बाद प्रशासन ने उन 3 होटल्स पर बुलडोजर चला दिया जहां बच्ची के साथ ये रोंगटे खड़े करने वाली हैवानियत हुई थी। पता लगा कि 18 जून को एक रिक्शे वाले ने बच्ची को किडनैप किया। इस रिक्शे वाले ने बच्ची के साथ रेप किया और इसके बाद उसे होटल वालों को बेच दिया। फिर 5 दिनों में 3 अलग अलग होटल्स में इस मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। हैरानी की बात यह कि पुलिस ने 23 जून को एक होटल से इस बच्ची को रेस्क्यू कर लिया था। 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई थी, लेकिन इसके बाद पुलिस ने इस मामले में ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई। इससे श्रीगंगानगर के लोगों में नाराजगी थी। लोगों की मांग है जिन लोगों ने अपराध किया उन सबको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उन होटल्स पर बुलडोजर चले जहां यह पाप हुआ। प्रशासन पहले तो खामोश बैठा रहा, लेकिन जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ा तो कल रात तीनों होटल्स पर बुलडोजर चल गया। आज श्रीगंगानगर के एसपी ने भरोसा दिलाया कि इस केस के बाकी आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ा जाएगा और यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर अपराधियों को
सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। सदर थाने में ये जो मामला अभी हुआ था बालिका के संबंध में, इस संबंध में पुलिस द्वारा लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पिछले समय जो गिरफ्तारियां हुई थी, अब तक टोटल कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें होटल मैनेजर जो आरोपी शामिल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ जारी है। इसमें अन्य किसी की भी भूमिका पाई जाएगी उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरी लोगों से अपील है कि आप भ्रामक खबरों से दूर रहें। इस संबंध में हमने प्रशासन से बात किया है, बिल्कुल ही लाइन में है ये प्रक्रिया। जल्दी जो होटल नॉर्म्स का पालन नहीं करेंगे या तो सीज किए जाएंगे या उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है, इससे घिनौना काम और क्या हो सकता है कि छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का वैशीपन किया जाए। ऐसे हैवानों को सिर्फ जेल में डालना, उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना काफ़ी नहीं है। लोग उन्हें फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सजा भी उनके लिए बहुत कम है। राजस्थान से आज एक और बुरी खबर आई है। दौसा में देर रात बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह बस कल शाम 5 बजे ऋषिकेश से इंदौर के लिए रवाना हुई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रात करीब 2:30 बजे यह बस दौसा के पास पहुंची। उस वक्त ज्यादातर पैसेंजर सोए हुए थे। बस काफी स्पीड में थी। तनावड़ 0 पॉइंट पर यह बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर और बस दोनों सड़क से नीचे उतर गए। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन 6 लोग बस में जिंदा चल गए। 2 लोगों की मौत हॉस्पिटल में हुई। पहले भी ऐसे कई एक्सीडेंट्स हुए हैं जब बस में आग लग गई, बस चारों तरफ से बंद हो गई, ऑटोमेटिक लॉक खुल नहीं पाए और बस में फंसे लोगों की मौत हुई। असल में ऐसी हर बस में एक तो इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए और दूसरा लॉक का सिस्टम ऐसा हो कि एक्सीडेंट की हालत में ताले अपने आप खुल जाए। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। जापान के प्रधानमंत्री सना तकाइची कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष ऋतुपत बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पर दावा करने के लिए कल इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे। यूपी टीईटी एग्जाम कल से शुरू होंगे। नकल रोकने के लिए सरकार ने सख्त इंतजाम किए हैं। आज की बात में इतना ही। अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।